हेलो एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप क्लियरली आप लोग मुझे सुन पा रहे होंगे और देख पा रहे होंगे। एक बार फिर से सिलेक्शन वे पर आप सभी का स्वागत है। सर्वप्रथम माफी चाहता हूं, फ्राइडे को भी क्लास नहीं हो पाई और कल भी क्लास नहीं हो पाई। फ्राइडे को क्लास नहीं हो पाई टेक्निकल इशू की वजह से, और कल क्लास इस वजह से नहीं हो पाई क्योंकि जो स्टूडियो है मेरा वो शिफ्ट हो रहा है एक से दूसरी जगह पर, तो जिसकी वजह से थोड़े बहुत डिस्टरबेंस हैं। इवन मैं आपको ये भी बता दूं कि प्रोबेबली आप ये मान के चलिए कि नेक्स्ट वीक तक हो सकता है 2-3 दिन का समय ऐसा है जब क्लास ना हो, लेकिन इस वीक में उन क्लासेस को हम लोग कवर करेंगे। जो फ्राइडे को क्लास नहीं हुई है और जो कल मतलब मंडे को क्लास नहीं हुई है, सैटरडे संडे तो वैसे ही नहीं होती है, उसको छोड़ देते हैं। तो इन 2 दिनों में जो क्लास नहीं हुई है उन क्लासेस को हम लोग इस वीक में सैटरडे में कवर करेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं आज की क्लास पर। लास्ट क्लास में हम लोग एंशियंट डायनेस्टीज में उत्तर भारत के वंशों के बारे में बात कर रहे थे, जहां पे हम लोगों ने शुरुआत करी थी मगध अंपायर से, जहां पर हम लोगों ने हर्यक डायनेस्टी, शिशुरांग डायनेस्टी, नंद डायनेस्टी कवर करी। उसके बाद हम लोगों ने मौर्य साम्राज्य कवर किया, जहां पर सम्राट अशोक के बारे में चीजों को समझा। जैन धर्म और बौद्ध धर्म से उसे जोड़कर देखा। इसके अलावा हम लोगों ने कुषाण डायनेस्टी को कवर किया। तो मैं ये चाहता हूं कि साथ के साथ ही हम लोग दक्षिण भारत को भी लेकर चलें। आप ये जाने कि जब उत्तर भारत में ये सारी डायनेस्टीज इस तरीके से अपना प्रचार प्रसार कर रही थी, इस तरीके से अपने साम्राज्यों को बढ़ा रही थी, जैसे कि आपने देखा लास्ट क्लास में कि कनिष्क ने जो कुषाण वंश था उसको किस तरीके से अफगानिस्तान के क्षेत्र तक बढ़ाया, उसी तरीके से आपको यह भी जानना जरूरी है कि हमारे दक्षिण भारत का इतिहास कैसा रहा। तो आज की क्लास में हम लोग दक्षिण भारतीय डायनेस्टीज के बारे में बात करने वाले हैं। साथ में हम लोग ये भी बात करेंगे कि वहां की संस्कृति क्या थी, वहां के लोग किस पर बिलीव करते थे। जैसे कि आपको पता लगा उत्तर भारत की डायनेस्टीज में कि बहुत सारे ऐसी डायनेस्टीज हुई हैं, जैसे शुंग डायनेस्टी हुई, जहां पर ये लोग वैदिक कल्चर को अपनाते थे। वेदों में जिन प्रथाओं का उल्लेख किया गया, जैसे कि वाजपेय हो गई, अश्वमेध प्रथा हो गई, ये सब ये लोग अपना रहे थे। ठीक है, कुछ ऐसे थे जिन्होंने जैन धर्म को माना, कुछ ऐसे राजे महाराजे हुए उत्तर भारत में जिन्होंने बौद्ध धर्म को माना। उसी तरीके से आज की क्लास में आपको यह पता लगेगा कि दक्षिण भारत के जो राजे महाराजे थे, यहां पर जो एम्पायर और डायनेस्टीज चल रही थी, वो किस में बिलीव करते थे, साथ में वो अपने साम्राज्य को किस तरीके से बढ़ा रहे थे। और आज की क्लास में आपको यह भी पता लगेगा कि दक्षिण भारत ने भारत की संस्कृति को कैसे जीवित रखा हुआ है। बिल्कुल कनेक्ट करके चलेंगे तब आपको आसानी होगी समझने में। सेम उसी तरीके से जैसे कि हम बात करते हैं, जब आपने देखा उत्तर भारत के बारे में, ठीक है, तो उत्तर भारत में आप लोगों ने शुरुआत किससे करी थी? आर्य से हम लोगों ने शुरुआत करी थी। ठीक है, यहां पर आर्य आए, कहीं से भी आए हो, सेंट्रल एशिया वाले रीजन से, या रशिया की एक जनजाति होगी, या आर्कटिक रीजन से, कहीं से भी आए हो, लेकिन आर्य उत्तर भारत में आकर बसे। और उसके बाद धीमे धीमे यहां पर जनपदों की स्थापना हुई और उन्हीं डायनेस्टीज को हम लोग कवर कर रहे थे उत्तर भारत में। सिमिलरली दक्षिण भारत में जो लोग बिलोंग करते हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? द्रविड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्रविड़ बोलते हैं। जिस तरीके से हमने यहां पर उत्तर भारत में एक लंबे टाइम पीरियड को किस नाम से जाना? हमने इसको स्टोन एज के नाम से जाना। यही स्टोन एज के कई सारे साइन हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी देखने को मिले। सिंधु घाटी के सभ्यता के बाद भी स्टोन एज के कई सारे एविडेंसेस थे जो कि आगे डायनेस्टीज में काम आ रहे थे। उसी तरीके से जब हम द्रविड़ शैली की बात करते हैं, जब हम दक्षिण भारत की अपने बात करते हैं, तो इस टाइम पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं संगम एज। क्या बोलते हैं? संगम एज। बात आ रही है समझ? तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में? संगम एज के बारे में। किस बारे में मेरे भाई? संगम एज के बारे में। और संगम एज की शुरुआत और अंत कहां तक माना जाता है? तो बेसिकली जो संगम एज है वो माना जाता है 300 बिफोर क्राइस्ट से लेकर 300 एडी तक। मैंने आपको क्या बोला? संगम एज कहां से कहां तक हम मानते हैं? ये हम मानते हैं 300
बीसी से लेकर 300 एडी तक के समय को, मतलब जीरो के 300 साल पहले से जीरो के 300 साल बाद तक, ये जो 600 वर्षों का समय है, इसे हम लोग मेनली संगम एज के नाम से जानते हैं। अब ये संगम ही नाम इसको क्यों दिया गया है, क्यों इसे संगम एज बोला जाता है, उसका एक खास कारण है। उसका मतलब यह है कि ये जो टाइम पीरियड है, ये जो हमारा 600 वर्षों का टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में दक्षिण भारत में जितने भी बड़े राइटर्स हुए हैं या फिर जितने भी बड़े कवि हुए हैं, उन सभी की सभाएं आयोजित करी जाती थी। इस टाइम पीरियड में वो सब जितने भी बड़े बड़े राइटर्स, पोएट थे, वो सब आपस में यहां पर सभाओं का आयोजन करते थे। ठीक है, सबसे ज्यादा तमिलनाडु वाले रीजन में। ठीक है मेरी भाई, बात आपको समझ आ रही है, सबसे ज्यादा इस वाले रीजन में, ना कि इस रीजन में। ठीक है, तो इन्हीं की सभाओं को क्या बोला जाता था, क्योंकि उन सभाओं में आकर वो अलग अलग जगह के कवि थे, अलग अलग जगह के संत थे दक्षिण भारत के, जो आकर मिलते थे। इस वजह से उनका संगम उन सभाओं को कहा जाता था। और ये सभाएं या संगम जिस एज में आयोजित करी गई हैं, जिस टाइम पीरियड में आयोजित करी गई हैं, उस पीरियड को ही हम लोग इसीलिए संगम एज बोलते हैं। मेरी बात इतनी सभी को समझ आई कि हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं आज की क्लास में। विवेक का कहना है सर स्टोन एज क्या होता है। भाई मेरे शुरुआत की क्लास आपने शायद नहीं पढ़ी है, मिस कर दी है। बिल्कुल शुरू में मैंने शुरुआत ही स्टोन एज से करी थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी शुरुआत नहीं करी थी। एज का मतलब है बेटा टाइम पीरियड। एज का मतलब टाइम पीरियड है। जैसे बोलते नहीं है आपकी एज क्या है, मैंने पूछा आपसे आपकी एज क्या है, आपने कहा 25 साल। तो ये जो 25 साल आपने बोला है, ये आपकी एज है। इन 25 सालों में आपका टेन्योर है, जब आप बॉर्न हुए 0 से लेकर 25 तक, वो जो टाइम पीरियड है दैट इज कॉल्ड एज। तो इसी वजह से ये जो 600 वर्षों का टाइम पीरियड है, जिसमें दक्षिण भारत में जो महान संत हुए, महान राइटर हुए, महान कवि हुए, उन सभी ने आपस में सम्मेलन आयोजित किए। जैसे आपने देखा था जैन धर्म में 2 काउंसिल आयोजित हुई थी, बौद्ध धर्म में 4 काउंसिल आयोजित हुई थी, उसी तरीके से यहां पर भी ये काउंसिल्स आयोजित होती थी। इस वजह से इस टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं, संगम एज। कोई दिक्कत तो नहीं, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, सभी को क्लियर है इतनी बात कि हम लोग किस बारे में बात करने जा रहे हैं आज की क्लास में। बहुत आराम आराम से समझना है। मुझे पता है दक्षिण भारत का मामला है, काफी कंफ्यूजन हो सकता है, इस वजह से बहुत आराम से चलूंगा। उत्तर भारत में मैं थोड़ी स्पीड ठीक से रखता, लेकिन इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा धीमी कर दूंगा, बशर्ते एक एक चीज आपको समझ आए। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इनके एविडेंसेस हमें कहां से मिलते हैं संगम एज के। तो पहली चीज तो उत्तर भारत में आपने मौर्य साम्राज्य पढ़ा है। मौर्य साम्राज्य के अंदर आपने सम्राट अशोक के 14 शिलालेखों को पढ़ रखा है। सम्राट अशोक के उन 14 शिलालेख में से 2 शिलालेख हैं, एक तो दूसरा और एक है 13वां शिलालेख। इससे हमें संगम एज के बारे में पता लगता है। मतलब आप ये कह सकते हो कि मौर्य साम्राज्य जब चल रहा था तो उस टाइम पर दक्षिण भारत में इस संगम पीरियड के बारे में वहां के राजाओं को पता था, तभी सम्राट अशोक ने अपने 2 शिलालेखों में संगम एज का जिक्र किया हुआ है। इसके अलावा दक्षिण भारत के भी शिलालेखों से हमें इसके बारे में पता लगता है, जैसे कि भुवनेश्वर में हाथी गुफा का जो शिलालेख है उससे भी पता लगता है। देन अगर हम बात करें तो विदेशी विवरण भी हमें यहां देखने को मिलता है। जैसे आपने देखा कि उत्तर भारत के लोग मेसोपोटामिया से व्यापार कर रहे थे, उसी तरीके से दक्षिण भारतीय लोग भी रोमन अंपायर से व्यापार किया करते थे, यूनानियों से व्यापार किया करते थे। तो उनके भी जो विदेशी विवरण है उनसे हमें संगम एज के बारे में वेरिफिकेशन मिलता है। और लास्ट में अपने उनके जो खुद के टेक्स्ट लिखे गए हैं दक्षिण भारत में, उनसे हमें पता लगता है। तो ओवरऑल जब हमें इतनी सारी जानकारियां मिलती हैं तो हमें यह चीज वेल प्रूफ हो जाता है कि हां संगम एज हुआ करता था। और इस टाइम पीरियड में दक्षिण भारत में बहुत सारे बदलाव हुए, वहां के कल्चर में, वहां की शैली में और वहां के बिलीव्स में कि लोग किस में मानते हैं, किसको अपना ईश्वर मानते हैं, किस पर उनका फेथ है। नाउ ओवरऑल जब हम बात करते हैं
तो उत्तर भारत से कंपेयर करके देखिए, उत्तर भारत में हम लोगों ने शुरुआत कहां से करी थी भाई? याद है? हम लोगों ने उत्तर भारत में शुरुआत करी थी स्टोन एज से, पत्थरों का युग जिसको बोलते हैं, हिंदी में इसी को हम लोग बोलते हैं पाषाण काल। क्या बोलते हैं? पाषाण काल। याद है आपको? एक बहुत लंबे पीरियड से हमने बात करी थी, मतलब हजारों वर्ष पहले की बात कर डाली थी। लेकिन पाषाण काल में हम केवल आइडिया ही लगा पा रहे थे। हमें कोई एविडेंस मिले क्या? कोई एविडेंस नहीं मिले। बहुत थोड़े हल्के फुल्के एविडेंस मिले हैं कि भाई पत्थरों को नोकदार बना दिया जाता था, जिससे वो जंगली जानवरों से अपनी सुरक्षा करते थे। नोकदार बनाकर उससे वो अपनी डेली की जरूरतों को पूरा करते थे। पत्थर के पहिए मिले हैं रथ के, जिससे पता लगा कि बाद में वो पहिए बनाने लगे होंगे। ठीक है, आग के बारे में जानते तो थे, लेकिन उसका यूज नहीं जानते थे। नवपाषाण काल में आकर उनको उसका यूज जानने को मिला। तो स्टोन एज हमने पढ़ तो लिया, लेकिन आप खुद बताइए, क्या हमें आज तक ये पता है कि स्टोन एज में उत्तर भारत में कोई राजा महाराजा हुआ करता था या किसी का वंश चल रहा था? इसके साक्ष्य हमें नहीं मिलते हैं, क्योंकि ये बहुत ही प्राचीन टाइम पीरियड है। इतना पुराना है कि इसके बहुत ज्यादा एविडेंसेस नहीं है हमारे पास। देन थोड़ा आगे आओ। जब हम और आगे आए तो हमने पढ़ा इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, आईवीसी के बारे में हमारे पास थोड़े और ज्यादा एविडेंस मिले, क्योंकि थोड़ा ये नया टाइम पीरियड था। सिंधु घाटी सभ्यता में जब हमने खुदाई करी तो हमें हड़प्पा, मोहनजोदारो, इनसे बहुत सारी चीजें मिली हुई हैं, जो कि आज की डेट में स्टोन एज के कंपैरिजन में काफी बड़े एविडेंसेस हैं। और आईवीसी के बाद फिर हमने एंशिएंट डायनेस्टीज पढ़ना शुरू किया, जहां से हमें प्रॉपरली वंशों के बारे में पता लगने लगा। ठीक है, तो इनके बारे में एविडेंस और ज्यादा पुख्ता मिलने लगे। सिंपली इसी तरीके से जब हम दक्षिण भारत की बात करते हैं तो वहां पर भी हमने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, पहला जो फर्स्ट संगम है, इसको माना जाता है कि करीब 4400 साल पहले हुआ करता था। इसके बारे में हमारे पास ज्यादा एविडेंसेस नहीं है, क्योंकि ये बहुत पुराना है दक्षिण भारत का हिस्सा। तो ये जो 4400 साल पहले का टाइम पीरियड है, उसको हम मानते हैं पहला संगम एज। और इनकी कैपिटल क्या हुआ करती थी? मदुरई इनकी कैपिटल हुआ करती थी। देन अगर हम आ जाते हैं तो सेकंड संगम हम किसको मानते हैं? करीब 3700 वर्षों से लेकर 2000 वर्षों के बीच का समय जो है, 3700 ईयर्स से लेकर 2000 ईयर्स एगो तक के बीच का जो समय है, इसको हम मानते हैं दूसरा संगम एज। इसके भी बारे में बहुत कम एविडेंसेस है हमारे पास। और उसके बाद जो हम लोग तीसरा संगम स्टेज मानते हैं, वो मानते हैं करीब 1850 वर्ष पहले आज से। इस संगम एज के बारे में एविडेंस हमारे पास अच्छे खासे हैं। इसके बारे में वी हैव एविडेंसेस। लेकिन अगर उस फर्स्ट संगम एज की बात करें तो वैसे ही नहीं है जैसे कि उत्तर भारत में स्टोन एज में नहीं थे। देन इंडस वैली सिविलाइजेशन में थोड़े ज्यादा एविडेंस मिलने लगे, वैसे ही सेकेंड संगम में भी ज्यादा एविडेंस मिले। और देन जितना नया टाइम पीरियड आता जाएगा हिस्ट्री में, उतने ज्यादा हमें एविडेंसेस मिलते जाएंगे। जैसे आज की डेट में आप देखिए, केवल हम बात करें 100 वर्षों पूर्व की, तो महात्मा गांधी के बारे में फुल प्रूफ एविडेंस है। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, इनके बारे में फुल प्रूफ एविडेंस है। लेकिन आप चले जाइए 1000 वर्ष पहले, पृथ्वीराज चौहान के टाइम पीरियड पे, तो आपको बहुत कुछ एविडेंसेस मिलेंगे, और पीछे जाओगे और कम मिलेंगे। क्लियर हो रही है बात? तो बस उसी तरीके से इंपॉर्टेंट क्या है ध्यान रखना? इंपॉर्टेंट यह है कि प्रथम संगम एज जो था, वहां पर ऋषि कौन हुआ करते थे, मतलब किन्होंने द्रविड़ शैली को बनाए रखा, और जो दक्षिण भारत है वहां पर संस्कृति को मेंटेन करके रखा, या आप बोल सकते हो आगे बढ़ाने का काम किया। तो इनका नाम ध्यान रखिएगा, ये ऋषि अगस्त हुआ करते थे, जिन्होंने ही दक्षिण भारत में वहां की शैली और संस्कृति को जीवित रखा। वहां पे जो वहां के ईश्वर हैं, चाहे मुरुगन भगवान की बात करें, मुरुगन पता है किसे बोलते हैं? भगवान शिव के बड़े बेटे, जिनको कार्तिकेय के नाम से जाना जाता है उत्तर भारत में। तो चाहे मुरुगन भगवान हो, चाहे विष्णु भगवान हो, चाहे शिव भगवान हो, ये जो बिलीफ है दक्षिण भारत में, उन सबको जीवित रखने का श्रेय जाता है ऋषि अगस्त को। जब हम सेकंड एज में आते हैं तो यहां पर ध्यान रखिएगा,
यहां पर ऋषि अगस्त के 12 स्टूडेंट थे, उनमें से एक उनके शिष्य थे जिनका नाम था तोलकाप्पियर। क्या नाम था? तोलकाप्पियर। इन्होंने इसको आगे बढ़ाने का काम किया। और लेटेस्ट जो सबसे है तीसरा संगम एज, यहां पर थे नाक्किरार। तो नाक्किरार ने इस संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम किया। सेम उसी तरीके से जैसे कि उत्तर भारत में हमने देखा था, वैदिक पीरियड में हमने देखा था कि वहां पे ऋषि थे वेद व्यास, जिनका मेन नाम है कृष्णदेव पयन। उन्होंने वेदों की रचना करी, उन्होंने महाभारत की रचना करी। तो एक तरीके से आप देख रहे हो, उन्होंने बिलीफ को बढ़ाया, उन्होंने वैदिक कल्चर को जीवित रखने में मदद करी। उसी तरीके से दक्षिण भारत में इन 3 ऋषियों को हम लोग जानते हैं, वहां की संस्कृति को प्रिजर्व करने के लिए, वहां की जो बिलीफ्स हैं, वहां के जो देवी देवताओं का उल्लेख किया गया है, उनको जीवित रखने के लिए। तो ये 3 मेन चीज हैं जो कि आपको ध्यान रखना है। आपसे कभी डेट नहीं पूछेगा, आपसे हमेशा बस इन ऋषियों के बारे में पूछता है कि प्रथम संगम एज के कौन ऋषि थे या उसका संचालन किसने किया। आपका आंसर क्या होगा? ऋषि अगस्त थे। दूसरे संगम एज में कौन थे? तो उन्हीं के एक शिष्य थे जिनका नाम था तोलकाप्पियर। क्या नाम था? तोलकाप्पियर। और इसी तरीके से थर्ड नंबर पे कौन रहे? नाक्किरर। कौन रहे? नाक्किरर। इन 3 लोगों को श्रेय जाता है दक्षिण भारत में पूरी शैली को प्रिजर्व करने के लिए। नाउ ये कौन से 5 सबसे बड़े महाकाव्य हैं दक्षिण भारत के, जिनसे हमें पूरे संगम एज के बारे में पता लगता है? तो पहला, जिसको हम लोग बोलते हैं शिलप्पदिकारम। क्या बोलते हैं? शिलप्पदिकारम। कौन सी भाषा में लिखा गया है? तो इसकी भाषा आप ध्यान रखोगे, तमिल भाषा। वैसे आपको बताऊं, ये 5 के 5 ही तमिल भाषा में लिखे गए हैं। तो इनकी जो लैंग्वेज है वो भी आप ध्यान रखना। बहुत बार पूछा जाता है इनके नाम से कि ये कौन सी भाषा में लिखे गए हैं। ये मेन सबसे बड़े महाकाव्य हैं दक्षिण भारत के। सब कुछ इन्हीं पर टिका हुआ है एक तरीके से। आप ये मान लीजिए, वहां की सीख हो गई, वहां की जो भी लर्निंग्स हैं, वहां के कल्चर जो हैं, वो सब हमें इन्हीं महाकाव्यों से पता लगते हैं। तो पहला है शिल्पदिकारम। ये किसके बारे में है? तो ध्यान रखना है आपको, एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था कोवलन, और उनकी पत्नी हुआ करती थी कर्णगी। ठीक है। और साथ में जो राजा थे, उनके राज्य में एक नाचने वाली नर्तकी थी जिसका नाम था माधवी। तो राजा अपनी पत्नी कर्णगी से तो प्यार करते ही थे, साथ में उन्हें अपनी नर्तकी माधवी से भी प्रेम हो गया था। तो एक तरीके की कॉम्प्लिकेटेड प्रेम कहानी है ये, और सीख से भरी हुई है, बिलीफ से भरी हुई है, द्रविड़ कल्चर से भरी हुई है। तो ये ओवरऑल आप ये समझिए कि ये केवल एक लव स्टोरी नहीं है, ये बहुत कुछ सिखाती है। इसी वजह से दक्षिण भारत के प्रसिद्ध महाकाव्यों में से एक माना गया है इसे। उसके बाद दूसरा जो है मणिमेखलई, सबसे ज्यादा इसके बारे में पूछा जाता है। अब मणिमेखलई कौन थे? राजा कोवलन को प्यार हुआ माधवी से, और उनको एक बेटी की प्राप्ति हुई। उस बेटी का नाम था मणिमेखलई। अब ये जो मणिमेखलई महाकाव्य है, ये हमें इस बारे में बताता है कि जो मणिमेखलई है, जब वो बड़ी होती है तो उसे राजकुमार उदय कुमारन से प्रेम होता है, लेकिन किस तरीके से उसका माइंड चेंज होता है और वो अपने राजपाट को त्याग देती है, और साथ में वो एक बहुत बड़ा स्टैंड लेती है कि उसके खानदान में कोई अब से नाचने वाला नहीं बनेगा। और साथ में वो ये फैसला लेती है कि जैसे उसकी मां माधवी जो थी वो एक नर्तकी थी, अब वो नृत्य नहीं करेगी। और उसने दूसरी शैलियों को जानना शुरू किया। उसने इस बात पर जोर दिया मणिमेखलई ने कि ज्ञान पर बिलीव ज्यादा रखा जाए, ना कि डिसेंट्रीज में, कि भाई एक के डिसेंडेंट दूसरे हैं, दूसरे के तीसरे हैं, बाप दादे जो काम करते चले आ रहे हैं वही हम भी करेंगे। नहीं, उसने इस लीग को तोड़ा। तीसरा जो महाकाव्य है, जिसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं शिवक चिंतामणि। क्या बोलते हैं? शिवक चिंतामणि। यह हमें जैन कवि तिरुंतक का पर्सपेक्टिव बताती है। एक जैन कवि हुआ करते थे तिरुंतक। इन्होंने दक्षिण भारत में जाकर जिस तरीके से वहां की शैली को समझा है और साथ में जैन धर्म से जोड़ा हुआ है, उसके बारे में यह महाकाव्य है। नेक्स्ट है जिसको बोलते हैं कुंडलकेशी।
कुंडलकेशी नाग कुटनार के द्वारा रचित है। जिस तरीके से दक्षिण भारत में जैन धर्म से जुड़ा हुआ एक प्रॉपर महाकाव्य रखा गया है श्रीवक चिंतामणि, उसी तरीके से यह बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ महाकाव्य है। यह दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली को बौद्ध धर्म से जोड़ने का काम करता है। और सबसे लास्ट में वलयपथी। अब ये जो वलयपथी है ये भी आपका कहीं ना कहीं जैन धर्म से ही एसोसिएटेड है और साथ में द्रविड़ शैली को प्रमोट करता है। तो ओवरऑल ये 5 महाकाव्य हैं। अब इसमें से सबसे ज्यादा पूछा जाता है मणिमेखलाई के बारे में, ठीक है। इनकी लैंग्वेजेस पूछेगा हमेशा, तो बिल्कुल सिंपल है, ध्यान रखना, सारी की सारी तमिल लैंग्वेज में ही लिखे हुए महाकाव्य हैं, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? सर जी हिस्ट्री की टोटल कितनी क्लास होंगी? और आप ये मान के चलिए हिस्ट्री की 35+ क्लासेस तो होंगी होंगी। नाउ अब देखिए, सेम बिल्कुल उत्तर भारत से कनेक्ट करते हुए चलिए। उत्तर भारत में हमने क्या देखा था? स्टोन एज, जहां पर बिल्कुल एविडेंस नहीं थे। फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन में आ गए। राजा महाराजाओं के बारे में अभी तक भी नहीं जानते थे, बस हम आइडिया लगाते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से कि हाँ वहां पर आर्किटेक्चर कैसे हुआ करते थे, इनका ड्रेनेज सिस्टम कैसा था, ठीक है। लेकिन फिर बाद में हमें डायनेस्टीज के बारे में पता लगने लगा, जैसे कि मगध साम्राज्य हो गया, मौर्य साम्राज्य फिर हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। अब उसी तरीके से दक्षिण भारत में भी यहां तक तो हमें नहीं पता लगता है किसी भी राजे महाराजे के बारे में। हमें दक्षिण भारत में सबसे पहली डायनेस्टीज जो पता लगती हैं वो ये 3 डायनेस्टीज हैं जो पता लगती हैं। कौन कौन सी ये 3 डायनेस्टीज हैं? पहली चेर डायनेस्टी, दूसरी चोल डायनेस्टी और तीसरी पांडव डायनेस्टी, या इसी को पांड्या डायनेस्टी भी आप बोल सकते हो, ठीक है। सेम उसी तरीके से आप मान लीजिए जैसे आपने उत्तर भारत में मगध अंपायर पढ़ा था ना, मगध में आपने 3 डायनेस्टीज पढ़ी थी, हर्यक डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी और नंद डायनेस्टी। उसी तरीके से दक्षिण भारत में जो शुरुआत हो रही है डायनेस्टीज की, वो इन 3 वंशों से होती है, चेर, चोल और पांड्यान डायनेस्टी। ध्यान रखोगे मेरे भाई? अब इनके बारे में भी, क्योंकि ये बिल्कुल शुरुआत की डायनेस्टीज है, बहुत ज्यादा एविडेंसेस नहीं मिलते हैं, बट हां पहले से कहीं ज्यादा बेहतर एविडेंसेस अब आपको मिलेंगे। इससे पहले का जो दक्षिण भारत का टाइम पीरियड था, संगम एज, ठीक है। तो चेर, चोल और पांड्यान, इनके फाउंडर आपको सबसे पहले ध्यान रखने हैं। आवाज तो भाई क्लियर जा रही है ना सभी को? आवाज क्लियर जा रही है ना? ठीक है। अगर हम चेर डायनेस्टी के फाउंडर की बात करें तो इसके फाउंडर थे, इनका नाम है उथियन चेरालथन। उथियन चेरालथन ये इसके फाउंडर थे। हिंदी में भी लिख दे रहा हूं, उथियन चेरालथन। चोल डायनेस्टी की जब हम बात करते हैं तो हमें पता लगता है इसके फाउंडर थे विजयालय चोल। कौन थे? विजयालय चोल, ठीक है भाई। और पांड्यान डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? तो इनका नाम था कुंदगन। क्या नाम था? कुंदगन। हिंदी में भी लिख देता हूं यहां पर, कुंदगन, ठीक है भाई। ध्यान रखोगे तीनों के फाउंडर। चेर डायनेस्टी की स्थापना करी है उथियन चेरालथन ने, जबकि चोल डायनेस्टी के फाउंडर हैं विजयालय चोल, और पांड्या डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? कुंदगन, ठीक है। इन लोगों ने कहां पर शासन किया? तो चेर डायनेस्टी आज की डेट में, ये आप देखिए, ये ऊपर कर्नाटक से लेकर केरल तक का जो नीचे रीजन है, यहां पर चेर डायनेस्टी ने शासन किया है। जबकि जो चोल डायनेस्टी है, इन्होंने ऊपर आंध्र प्रदेश से लेकर नीचे तमिलनाडु वाला जो पूरा रीजन है, यहां तक इन्होंने शासन किया हुआ है चोलों ने। और जो पांड्या डायनेस्टी है, इन्होंने आज की डेट में जो आपका तमिलनाडु वाला रीजन है,
वहां पर शासन किया हुआ है। इतनी बात सभी को क्लियर है? आसानी से आप, ये कौन है भाई, कुणाल पांड्या की याद आ रही है। कुणाल और हार्दिक पांड्या सब छोड़ दीजिए। विवेक का कहना है सर फाउंडर का मतलब, फाउंडर का मतलब बेटा संस्थापक, जिन्होंने इन वंशों की स्थापना करी है। ठीक है, जैसे कि आपका वंश है ना, आपका परिवार है ना, किसी ने तो उसकी स्थापना करी होगी ना। आपके पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी, कभी तो उसकी स्थापना हुई होगी ना। किसी ने बोला होगा ना कि ये हमारा वंश है, आज से इस वंश को मैं चलाऊंगा। सिंपली फाउंडर का मतलब वही है जिसने उस वंश की स्थापना करी है। इनका एम्बलम क्या था? तो चेयर का एम्बलम ध्यान रखिएगा, इनका जो चिन्ह था यह धनुष था। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं? लालचेर बोलते हैं वहां पर दक्षिण भारत में। जबकि इन्होंने अपनी कैपिटल वांची और तोंडी, इन दो जगहों का अपनी कैपिटल बनाया। जबकि हम चोल की अगर बात करें तो इनका एम्बलम बाघ हुआ करता था, और इन्होंने भी अपनी कैपिटल दो जगह को बनाया, एक तो उरैयूर और दूसरा पुहार, जो कि इन रीजन्स पे है आपकी। जबकि तीसरे हैं पांड्या, इनका जो संकेत हुआ करता था या आप बोल सकते हो एम्बलम हुआ करता था, वो इन्होंने मछली को अपना मेन चिन्ह बनाया हुआ था। और इनकी जो कैपिटल थी ये तमिलनाडु में मदुरई, आज की डेट में बहुत फेमस है मदुरई, प्राचीन काल इतिहास के लिए। सर एक बात बता दीजिए, मैं कल से बैच ज्वाइन किया हूं, कहां से पढ़ना शुरू करूं? देखिए, जो भी स्टूडेंट जिन्होंने बैच शुरू होने के बाद कभी भी ज्वाइन किया है, आपको शुरू बिल्कुल शुरुआत से ही करना होगा। हाँ, आप करोगे कैसे? आपको शुरुआत के 4-5 दिनों में मेहनत तेज करनी होगी। जैसे कि अभी तो चलिए आप क्लास ले रहे हो, आप लाइव क्लास ले रहे हो, ठीक है, लेकिन मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं किसका? स्टोन एज का, आईवीसी का। तो आपको ये पता ही नहीं है, आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए जैसे ही ये क्लास खत्म हो उसके बाद भले ही फास्ट फॉरवर्ड में, लेकिन शुरुआत से क्लास देखते हुए यहां तक आइए। जल्द से जल्द 2 से 3 दिन लीजिए, 4 दिन लीजिए, लेकिन उससे ज्यादा दिन मत लीजिए। इतनी भी क्लासेस इस बैच में नहीं हुई है। आई थिंक आज 13वीं क्लास है, तो आपको 12 क्लासेस कवर करनी होंगी, आराम से हो जाएंगी। अगर आप एक दिन में 4-4 बैकलॉग क्लास भी कवर कर रहे हो तो बिल्कुल आराम से हो जाएगी। तो शुरुआत के 3-4 दिन मेहनत कर लो, ताकि वहां से यहां तक सारी क्लास आपकी कवर हो। तो अब एक दिन में आप एक ही लाइव देखें, वरना क्या होगा कि आप अगर उन्हें छोड़ के रखोगे तो आगे की सारी क्लासेस में कुछ समझ ही नहीं आएगा। एंशिएंट तो चलो ठीक है, जब तक एंशिएंट चलेगी तब तक तो बिल्कुल ही नहीं आएगा। जब मैं मिडवल स्टार्ट करूंगा, ओरिजिन ऑफ इस्लाम, वहां से तो आने लगेगा। लेकिन अब जो मैं साउथ इंडियन डायनेस्टीज कराना शुरू कर रहा हूं, यहां तो बिल्कुल ही नहीं आएगा। इसलिए आप बैकलॉग जरूर कवर करिए। हर एक स्टूडेंट को बोल रहा हूं जिसने बाद में क्लास ज्वाइन करी है, चाहे आपकी एक क्लास छूटी हो, चाहे 12 की 12 छूट गई हो, करना आपको ही कवर है, कोई और नहीं आएगा कराने। तो उसको जल्द से जल्द कवर कर लीजिए। कोई मुहूर्त या शुभ मुहूर्त कैलेंडर देख के ढूंढने की कोशिश मत करिए। तीनों डायनेस्टीज के बारे में इतना क्लियर है आपको? अब देखिए, ये जो तीनों डायनेस्टीज हुआ करती थी, इसमें से जो स्पेशली चोल डायनेस्टी हुआ करती थी, ये सबसे ज्यादा पावरफुल मानी गई है। तो यहां पर कुछ की पॉइंट्स में लिख देता हूं। इन तीनों वंशों में द मोस्ट पावरफुल डायनेस्टी चोल डायनेस्टी। ठीक है, चोल साम्राज्य इनमें से सबसे ज्यादा पावरफुल था। हिंदी में भी लिख देता हूं, सबसे शक्तिशाली वंश इस समय का चोल वंश। ठीक है, इसके अलावा यह पहला ऐसा राजवंश था, फर्स्ट डायनेस्टी टू एस्टैब्लिश मैरीटाइम। ठीक है, पहला वंश नौसेना स्थापित करने वाला
ये भी कौन सा है? चोल डायनेस्टी। ठीक है, चोल डायनेस्टी ने पानी के रास्ते से अपना नेटवर्क बनाया। इनकी शक्ति का अंदाजा आपको इसी से अंदाजा हो जाएगा कि इन्होंने अपने पानी के रूट से इंडोनेशिया से व्यापार किया, इन्होंने पानी के ही रूट से चाइना से व्यापार किया, और इन्होंने पानी के रूट से ही रोमन अंपायर से व्यापार किया। कहां कहां पर इन्होंने व्यापार किया? रोमन अंपायर से व्यापार किया, मतलब वेस्ट में सीधे संपर्क साधा, ऊपर चाइना से इन्होंने व्यापार किया, और इधर यहां पर इन्होंने इंडोनेशिया से व्यापार किया। इवन इतना ही नहीं, अपना देश छोड़कर इंडोनेशिया के भी कई हिस्सों पर कब्जा किया। इस वजह से ये जो चोल डायनेस्टी है, ये मोस्ट पावरफुल डायनेस्टी के नाम से जानी जाती है पूरे दक्षिण भारत में। इनसे ज्यादा पावरफुल डायनेस्टी कोई नहीं हुई। ठीक है, जितने भी दूसरी डायनेस्टीज हैं या राजे महाराजे हैं, वो सब अपनी सेना स्थापित करते थे, बड़ी बड़ी आर्मीज बनाते थे, लेकिन इन्होंने आर्मी के अलावा सबसे पहले समुंदर पर भी कब्जा किया। इनके पास एक ऐसी आर्मी थी जो कि पानी के ऊपर कैपेबल थी। तो ऐसा करने वाली कोई डायनेस्टी नहीं हुई है। और प्लस इनकी स्ट्रेंथ यहां से दिखती है कि यहां से वेस्ट रीजन तक इन्होंने व्यापार किया, और साथ में इंडोनेशिया के कई हिस्सों तक कब्जा भी किया, जो कि यह हमें दर्शाता है कि ये वो टाइम पीरियड इनका था कि कम से कम ये जो बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर वाला रीजन है, यहां पर इनका सिक्का चल रहा था। ठीक है, तो इतना ध्यान रखिएगा। नाउ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले चेरा डायनेस्टी, इसके बारे में अभी हम लोगों ने समझा कि इनसाइट क्या है इनके बारे में। सबसे प्राचीन वंश है चेरा डायनेस्टी वाला, ऊपर कर्नाटक से लेकर नीचे केरल वाले रीजन तक आता है। संगम साहित्य में सबसे अधिक बार इसी का उल्लेख किया गया है, क्योंकि सबसे पहला वंश माना जाता है। उदयन जिराल और नेड्डू जिराल ये इसके प्रमुख शासक माने गए हैं, जिन्होंने सबसे ज्यादा काम किया हुआ है, आप बोल सकते हो इस क्षेत्र में डेवलपमेंट किया हुआ था। देन उसके अलावा दूसरे और भी ग्रेट रूलर्स हुए हैं, लेकिन हाँ मेनली आप ध्यान रखिएगा, चेरा के जो फाउंडर मैंने आपको बताए, उथीन चेरालुथम, और साथ में दूसरे उदयन जिराल और तीसरे नेड्डू जिराल, इन तीनों का नाम आप ध्यान रखोगे। आपको इनका एम्बलम तो पता ही है, ठीक है, धनुष इनका एम्बलम हुआ करता था। दूसरे चोल, जिनके बारे में भी हम लोग बात कर रहे थे, द मोस्ट पावरफुल नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट का मतलब वो मत समझ लेना कि आसाम वाले रीजन की बात हो रही है या नागालैंड की, नहीं। नॉर्थ ईस्ट का मतलब जब हम लोग ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो हम लोग ज्योग्राफी में देखते हैं ना भाई, ये हमारा डेक्कन प्लेटू है, दक्कन का पठार, ये हमारा वेस्टर्न घाट है, ठीक है, जिसको सह्याद्री भी बोलते हैं। ये हमारा ईस्टर्न घाट है, पूर्वी घाट, ठीक है। तो अब ये वाला रीजन और ये डायरेक्शन किधर जा रही है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट है। तो ये डायरेक्शन किस तरफ जा रही है, डायगोनल नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हुई ना। तो आप देखिए ना, चोल यहां पर शासन कर रहे थे ना, यही कारण है कि इस पठार को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंशन बोलते हैं। जब आप प्लेटूज पढ़ोगे ना ज्योग्राफी में तो आपको पता लगेगा इस पठार के हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंशन। यही कारण है कि यहां पर लिखा हुआ है, जब हम लोग चोल के बारे में समझ रहे हैं तो यहां पर लिखा हुआ है कि यह सबसे शक्तिशाली उत्तर पूर्वी साम्राज्य था दक्षिण में, ठीक है। मोस्ट पावरफुल तो थे ही, साथ में रोमन साम्राज्य के साथ विस्तृत समुद्री व्यापार के सुदृढ़ अवशेष देखने को मिलते हैं। राजधानियां इन्होंने कई जगह पर बदली हुई हैं। इसके अलावा किन चीजों का व्यापार करते थे, सूती वस्त्रों का व्यापार करते थे, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस कई एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का भी ये व्यापार करते होंगे, कई तरीके की कृषि वगैरह हुआ करती होंगी, ऐसा हम मान के चलते हैं। इनके जो प्रिंसिपल रूलर्स थे उनमें से सबसे बड़ा नाम आता है करिकाल चोल का, और विजयालय का भी बड़ा नाम आता है, जिन्होंने इसकी स्थापना करी थी। नेक्स्ट पांड्या डायनेस्टी, सुदूर दक्षिण का मोती भी इसको कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है सुदूर दक्षिण का मोती, उसका मतलब आपको बताता हूं। पांड्या डायनेस्टी कहां पर शासन कर रही है, आपने देखा है तमिलनाडु वाले रीजन में शासन कर रहे हैं पांड्यान डायनेस्टी, ठीक है मेरे भाई। अब दक्षिण, ये जो हमारा भारत है दक्षिण भारत, यहां से जब आप श्रीलंका की तरफ देखते हो तो इस बीच में जो वाटर बॉडी है,
इस बीच में ये जो पानी है समुद्र का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं गल्फ ऑफ मन्नार। क्या बोलते हैं? गल्फ ऑफ मन्नार। हिंदी में मन्नार की खाड़ी इसको बोलते हैं, ठीक है। और ये जो मन्नार की खाड़ी है, ये पूरी दुनिया में मोतियों के उत्पादन के लिए जानी जाती है। पूरे दुनिया में अगर सबसे ज्यादा मोती मिलते हैं तो इसी जगह पर मिलते हैं। तो क्योंकि इस तट से जुड़ा हुआ यह पूरा साम्राज्य है पांड्या किंगडम, इस वजह से इसको सुदूर दक्षिण का मोती प्रदेश कहा जाता है। सुदूर का मतलब सबसे दूर। तो जब आप भारत को देखते हो दक्षिण में, तो सबसे अंत में आपको यह साम्राज्य मिलता है, तो यह सुदूर हो जाता है दक्षिण में। और वहां का मोती इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यह गल्फ ऑफ मन्नार से जुड़ा हुआ है और यहां पर पांड्या वंश में मोतियों का उत्पादन बहुत किया जाता था। यही कारण है कि ये लोग मोतियों का व्यापार भी दूसरे देशों से किया करते थे। कावेरी के दक्षिण में स्थित है। कावेरी नदी आपकी यूं बह रही है, कर्नाटक से तमिलनाडु से होते हुए जाकर गिरती है, तो उसके दक्षिण में स्थित है आपका। मेगास्थनीज ने जो इंडिका लिखी हुई है, जिसका उल्लेख हम लोगों ने मौर्य साम्राज्य में किया था, तो मेगास्थनीज ने अपनी इंडिका में पांड्या वंश का उल्लेख किया हुआ है। इसका मतलब मेगास्थनीज उत्तर भारत में दक्षिण भारत के पांड्या वंश को स्टडी कर रहे थे, तभी उन्होंने उनके बारे में लिखा है। प्रशासनिक एंड भौगोलिक अगर रूप से हम देखें तो वेंगी नदी जो है वो पांड्या राज की जीवन रेखा के नाम से जानी जाती थी। यहां पर वेंगी नदी बहती है और वेंगी नदी के ही ऊपर ऐसा माना जाता है कि इनका एग्रीकल्चर बिलीफ पूरा था। क्या जितनी भी इनकी कृषि वगैरह थी वो सब वेंगी नदी के ही पानी से चलती थी, सिंचाई वगैरह वो सारी चीजें। इसके जो मेन रूलर्स हुए हैं उनमें से सबसे ज्यादा बार उल्लेख किया गया है निड्डू जिलियन का, ठीक है। तो बस इन तीनों के बारे में अगर आप इतना ध्यान रख रहे हैं तो आप आसानी से क्वेश्चन कर पाएंगे, ध्यान रखिएगा। ये सबसे प्राचीन डायनेस्टीज आपने देखी है दक्षिण भारत की। अब इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चला करता था उसको समझिए। यह है दक्षिण भारत। जैसे कि हम बात कर रहे हैं, आप मान लीजिए हम बात कर रहे हैं किसी एक क्षेत्र की, आप मान लीजिए हम ममल्लपुरम की बात कर रहे हैं। दक्षिण में तमिलनाडु में एक कोस्टल एरिया पड़ता है ममल्लपुरम, ठीक है। आज की डेट में इसको महाबलीपुरम भी बोलते हैं। तो अगर हम ममल्लपुरम की बात कर रहे हैं तो इसको कैसे डिवाइड किया गया है? तो एक तो ये तटीय शहर है जिसको किस नाम से जाना जाता था? पट्टिनम के नाम से जाना जाता था। तो ये पूरा शहर क्या हो गया? पट्टिनम हो गया। उसके अंदर आपको उर मिलेंगे, मतलब कई नगर मिलेंगे, ठीक है। उसके अंदर और आप आएंगे तो आपको कई प्रांत मिलेंगे, उसको दक्षिण भारत में नाडु के नाम से जाना जाता है। और उसके भी जब आप अंदर आएंगे तो आपको कई स्टेट मिलेंगे, राज्य मिलेंगे छोटे छोटे, जिनको मंडल के नाम से जाना जाता था। और उन राज्यों के अंदर राजा हुआ करता था। इस तरीके से इनका एडमिनिस्ट्रेशन चला करता था। मतलब आप ये बोल सकते हो एक राजा एक राज्य या एक मंडल का हुआ करता था। कई मंडल एक नाडु के अंतर्गत आते थे, कई नाडु एक उर मतलब नगर के अंतर्गत आते थे, और कई उर एक पट्टिनम के अंतर्गत आते थे। क्लियर है? अब वैदिक पीरियड आपने पढ़ा था, ठीक है सर। कोई काली सॉइल पाई जाती है यहां पर, डिपेंड करता है, डिपेंड करता है, वो तो आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। लेकिन अगर हम सॉइल की भी बात कर लें, अगर हम सॉइल की भी बात कर लें तो यहां पर आपको तरह तरह की अलग अलग मिट्टियां मिलती हैं। जैसे कि दक्कन में आपको यहां पर ब्लैक सॉइल भी मिलती है, काली मिट्टी कई जगहों पर। जबकि जब आप वेस्टर्न घाट में यहां पर जाएंगे और स्पेशली ईस्टर्न घाट में, तो इस वाले रीजन में आपको लैटराइट मिट्टी ज्यादा देखने को मिलेगी, लैटराइट सॉइल। अभी वैसे ज्योग्राफी में मत जाइए, ज्योग्राफी की बात ज्योग्राफी तक ही छोड़ दीजिए, उस पर हम लोग बात करेंगे बहुत डिटेल में, क्योंकि सॉइल एक अलग चैप्टर है, प्लेटू एक अलग चैप्टर है, बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। आपने पूछ दिया तो जस्ट मैं आपको बता रहा हूं। काली मिट्टी किसके लिए गुणवत्ता रखती है? काली मिट्टी स्पेशली कपास की खेती के लिए जानी जाती है, ठीक है। इसमें आयरन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से खेती के लिए अच्छी है। जबकि लैटराइट मिट्टी जो है, इसका टेक्सचर लाल रंग का होता है। जनरली आपको ये रेड सॉइल की ही तरह दिखाई देगी, लेकिन रेड सॉइल अलग है, लैटराइट सॉइल अलग है। दोनों का टेक्सचर आपको लाल दिखाई देगा, लेकिन एक अंतर है, जो रेड सॉइल है वो कृषि के लिए ज्यादा उपयुक्त है, जबकि जो लैटराइट सॉइल है इसकी खास बात यह है
कि ये जो मिट्टी है ये पानी के कांटेक्ट में आते ही बहुत सॉफ्ट हो जाती है, लेकिन जैसे ही एक बार ये सूख गई तो ये उतनी ही ज्यादा हार्ड हो जाती है। और अगर आपने इसको ईंट की क्या बोलते हैं, आग की भट्टी में अगर आपने इसको तपा दिया तो ये अत्यधिक कठोर हो जाती है। यही कारण है कि इस मिट्टी का यूज सबसे ज्यादा ईंट बनाने के लिए किया जाता है। किस लिए? ईंट बनाने के लिए। ये जितनी भी ईंट आपके घर पे लगी हुई हैं ये सब लेटराइट मिट्टी से ही बनी हुई है, क्योंकि लेटराइट मिट्टी की एक खूबी है। वही अगर आप ब्लैक सॉइल की मिट्टी बनाओगे या अलूवियल सॉइल की या रेड सॉइल की या पेटी सॉइल की, किसी की भी आप बनाइए, सैंडी सॉइल की तो बनेगी ही नहीं। आप किसी और मिट्टी की अगर आप ईंट बनाएंगे तो वो ईंट सख्त ही नहीं होगी, और स्ट्रेंथ नहीं होगी तो आपके आसपास की दीवारों पे आप कैसे रह पाओगे? क्लियर है? तो आ जाते हैं मेन मुद्दे पर, यहीं पर रहते हैं हम लोग। यहां पर सभी को इनका एडमिनिस्ट्रेशन समझ आया कि किस तरीके से इनके राज्य हुआ करते थे। ठीक है। अब आपको याद होगा वैदिक पीरियड आपने पढ़ा हुआ है। वैदिक पीरियड में मैंने आपको समझाया था कि कई पोस्ट को किस नाम से जाना जाता था। वहां पर आपने देखा था राजा को राजन के नाम से जाना जाता था। ठीक है। अगर नॉर्थ ईस्ट का, पूर्वी क्षेत्र का अगर भारत का कोई राजा है तो उसको सम्राट बोलते थे। उत्तर क्षेत्र का अगर कोई है कश्मीर की तरफ तो उसको विराट बोलते थे। ठीक है। और अगर दक्षिण भारत का है तो उसे भोज बोलते थे। सबसे बड़ी रानी को महिषी के नाम से जाना जाता था, याद है ना? जो पुरुष संत हैं उनको होत्र के नाम से, जो महिला संत हैं उनको होत्री के नाम से जाना जाता था। उसी तरीके से संगम एज के अंदर, मतलब दक्षिण भारत के अंदर ये जो साम्राज्य जब हुआ करते थे तो वहां पर भी पोस्टों को अलग अलग नाम से जाना जाता था। तमिल में किन नाम से? बस उन्हीं को समझिए। यहां पर राजा को कई नामों से जाना गया है जगह जगह के हिसाब से। जैसे उत्तर भारत में आपने देखा था, जब हम नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं या आप नॉर्थ इंडिया छोड़िए, जब हम वैदिक कल्चर की बात करते हैं या वैदिक पीरियड की बात करते हैं तो वहां पर राजा को अलग अलग नामों से जाना जाता था। ठीक है। वैदिक पीरियड में हमने क्या पढ़ा था? जो सेंट्रल इंडिया का जो शासक है उसको राजा के नाम से जाना जाता था। जो दक्षिण भारत का है उसको भोज के नाम से जाना जाता था। जो पूर्वी भारत है यहां पर सम्राट के नाम से जाना जाता था। जो उत्तर का है इसको विराट के नाम से जाना जाता था। ऐसे ही तो हमने पढ़ा था। सिमिलरली यहां पर क्या है कि दक्षिण भारत में राजा को अलग अलग नामों से जाना जाता था, अलग अलग जगहों में। कहीं पर विंदन के नाम से संबोधित किया गया है, कहीं पर कोन के नाम से, मन्नान भी बोला जाता था, कोटरावन बोला जाता था, और इरेवन के नाम से जाना जाता था। ये सब राजाओं के नाम हुआ करते थे। जबकि राजा के जो मंत्री हुआ करते थे इनको अमाइचान के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? अमाइचान के नाम से। नेक्स्ट, जो इनका कमांडर हुआ करता था इसको एनाड़ी के नाम से जाना जाता था। देन असेंबली, असेंबली का मतलब जहां पर आम जनता के लिए दरबार लगाया जाता था, जहां पर, जिसको हिंदी में बोलते हैं सभा। असेंबली को क्या बोलते हैं? सभा। जहां पर राजा बैठा हुआ है और प्रजा को बुलाया गया है। वो प्रजा आई है राजा की न्याय व्यवस्था को जानने के लिए, या राजा कोई योजना अप्लाई करने जा रहा है, या जनता को कोई न्याय चाहिए राजा से। इन सभी केसेस में वो सब कहां एकत्रित होंगे? असेंबली में, सभा में। तो इस सभा को क्या बोलते थे? नलवई के नाम से जाना जाता था। इसी तरीके से जहां पर फैसले सुनाए जाते थे, दो लोगों के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया तो वो मामला कहां आएगा? कोर्ट में आएगा मामला। तो ये जो कोर्ट हुआ करते थे इसको मरन के नाम से जानते थे। क्या बोलते थे? मरन। एंड एट द एंड जो राजा का जन्मदिन होता था उसको संबोधित किया गया है कई
अभी आ रही है आवाज? अभी आ रही है? ठीक है, ओके। वहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैंने क्या कहा, अब उसी तरीके से क्या है कि दक्षिण भारत में कुछ परंपराएं हुआ करती थी। जो शहीद हो जाया करते थे, ठीक है, उनकी मूर्तियां बनवाई जाती थी। तो उन मूर्तियों को किस नाम से जाना गया है? तो यहां पर जो भी महाकाव्य लिखे गए हैं, जो भी हमें शिलालेख मिले हुए हैं, वहां पे इन मूर्तियों को, शहीद सैनिकों की मूर्तियों को दो नामों से जाना जाता था। या तो वीरक्कल बोलते हैं कहीं कहीं पर, और या तो फिर नड्डुकल बोलते हैं। अब इसको आप ऐसे ध्यान रख सकते हो, कल का मतलब क्या होता है? कल का मतलब बीता हुआ या अतीत आप जिसको बोल सकते हो। और अतीत क्या होता है? जो आज में ना हो। तो ऐसे लोग जो कि आज की डेट में नहीं है, मतलब जो शहीद हो चुके हैं, उन वीर सैनिक या शहीदों की जो मूर्तियां होती थी, उनको नड्डुकल या वीरक्कल के नाम से जाना जाता था। तो आप इसको ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि वो नाम जिसके आगे कल लगा हो, ठीक है, दैट मीन्स कि वहां पर शहीद सैनिकों की बात करी जा रही है जो कि वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। इसी तरीके से दक्षिण भारत के जो राजे महाराजे होते थे, वो उत्तर की तरह नहीं होते थे। अगर हम कंपैरिजन करके देखते हैं तो उत्तर भारत के राजे महाराजे जो हैं, वो भोग विलास में ज्यादा लिप्त रहते थे, जबकि दक्षिण भारत के राजे महाराजे उतने भोग विलास में लिप्त हमें नहीं मिलते हैं। साथ में इनके अंदर आत्मग्लानि की भावना बहुत होती थी। आत्मग्लानि का मतलब ज्यादा रिस्पेक्टफुल ये हुआ करते थे, और मतलब थोड़ी सी भी ये बेइज्जती नहीं सह सकते थे। जबकि उत्तर भारत में जो राजे महाराजे हैं, अभी आप आगे चल के तो और देखेंगे, दिल्ली सल्तनत में सुल्तानों का युग चालू होगा, फिर आप देखोगे मुगल आ जाएंगे, दिल्ली तो हमेशा ही अय्याशी में डूबी रहेगी, ठीक है। लेकिन दक्षिण भारत में ऐसा नहीं है। दक्षिण भारत में राजे महाराजे अपनी प्रजा के ज्यादा करीब हुआ करते थे। तो ऐसे में क्या होता था, यहां पे राजाओं ने एक प्रथा अपनाई। प्रथा क्या अपनाई कि जब दो राजाओं के बीच में युद्ध हो रहा है, तो वो राजा जो कि हार गया है युद्ध को, उसको अपनी जान देनी होती थी। वो उस गिल्ट में ही आत्महत्या कर लेता था। तो ये जो पूरी सेरेमनी होती थी कि अगर कोई राजा हार गया है, अब वो एक रीति रिवाज अपनाएगा और उस रीति रिवाज के अंतर्गत आत्महत्या करेगा, अपनी जान देगा। तो उस पर्टिकुलर सेरेमनी को क्या बोलते थे? उसको बोलते थे वट्ट किरुताल। क्या बोलते थे? वट्ट किरुताल। क्लियर है? तो आपको ये तीन नाम ध्यान रखने हैं, नड्डुकल हो या वीरक्कल हो, ये शहीद सैनिकों की मूर्तियों को बोलते थे। और हारा हुआ राजा या पराजित राजा जब आत्महत्या करेगा, तो इस सेरेमनी को वट्ट किरुताल के नाम से जाना जाता है। तो ये नाम आप कुछ ध्यान रखेंगे, ठीक है। पेरुनाल के बाद से आवाज आना बंद हो गया है, अभी भी नहीं आ रही आवाज? हेलो भाई, अभी तो आ रही है ना आवाज? पेरुनाल के बाद से नहीं आ रही थी भाई, ठीक है, अभी तो आ रही है ना आवाज? क्लियर है ना आवाज? ठीक है, ठीक है। वो पुराने कमेंट्स होंगे, वो आ रहे होंगे। अब देखिए, वैदिक पीरियड में हम लोगों ने वर्ण सिस्टम पढ़ रखा है, यहां पे भी उससे कंपेयर करेंगे। मैंने कहा ना, आप, मुझे पता है आपको नॉर्थ इंडिया ज्यादा समझ आएगा, क्योंकि आप में से ज्यादातर स्टूडेंट वहीं के रहने वाले हो। तो जब हम साउथ इंडिया पढ़ रहे हैं ना, वहां से कंपेयर करके चलिए। जो जो आप देखोगे उत्तर भारत में चल रहा था, वही वही सेम दक्षिण भारत में भी चल रहा था। बस कुछ चीजें उत्तर भारत में ज्यादा मिलेंगी, जैसे कि युद्ध, तख्त के लिए लड़ाइयां, कोई अपना ही अपने का खून बहा रहा है। दक्षिण भारत में वो आपको कम मिलेंगी। लेकिन उत्तर भारत में आपको हमारी जो भारतीय संस्कृति है, उसकी प्रिजर्वेंस कम मिलेगी। वहां आप देखोगे धीमे धीमे इस्लाम आएगा, और उसके बाद इस्लाम तलवार की नोक पर जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति है उसको तोड़ेगा। जो इस्लामी शासक आएंगे, जो तुर्क आएंगे पहले, वो तोड़ेंगे। मथुरा, वृंदावन और सोमनाथ का मंदिर, उसे क्षति पहुंचाएंगे। फिर आप देखोगे मुगलों के टाइम पीरियड पर भी वही होगा, स्पेशली बाबर और औरंगजेब के टाइम पे। लेकिन दक्षिण भारत आपका किसमें रिच रहेगा? दक्षिण भारत आपका कल्चर एंड हेरिटेजेस में रिच रहेगा हमेशा।
इन्होंने अपनी संस्कृति को प्रिजर्व करके रखा है। तभी मैं आपको बोलता हूं बार बार कि आज की डेट में आप खुद सोच कर देखिए, भारतीय संस्कृति को ज्यादा बचाकर किसने रखा है, उत्तर भारत ने या दक्षिण भारत ने? आंसर है दक्षिण भारत। उत्तर भारत में तो वैसे ही दिल्ली, हरियाणा, यूपी वाले, बिहार वाले, इन सबको वैसे ही आजकल चढ़ा हुआ है चस्का। हमें तो वेस्टर्न लाइफ चाहिए। शाम को खाने भी हैं बाहर निकल के तो मोमोज ही खाने हैं, पिज्जा खाने को मिल जाए। वो आज भी वही बेसिक एमाइनो एसिड से जुड़े हुए हैं। चाहे आप उनका खान पान देख लीजिए, और चाहे आप उनका पहनावा देख लीजिए, और चाहे आप उनके हेरिटेजेस देख लीजिए। हमें तो आज की डेट में सबसे ज्यादा मल्टीप्लेक्स बनाने हैं, हमें तो थिएटर बनाने पे जोर आ रहा है, डी मार्ट खोलने हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनानी है। लेकिन आज भी उनका जोर बेसिक्स पर है। आज भी आप उनका लाइफस्टाइल देखिए, बड़ा ही सिंपल है कंपैरेटिवली। आज भी आप देखोगे दिल्ली एनसीआर के अंदर भले ही खाने का ना हो, लेकिन गाड़ी जरूर चाहिए लोगों के अंदर। आप दिल्ली एनसीआर में आइए, यहां आप देखोगे लोगों के घर के अंदर पार्किंग नहीं है, लेकिन उसके बाद भी दो दो गाड़ी खरीद लेते हैं। और यह कॉन्फिडेंस कहां से आता है? क्योंकि मानसिकता यह है कि रोड तो है ना, रोड पे खड़ी करेंगे ना गाड़ी, देखते कौन माइकल लाल रोक लेगा, घर के बाहर अपने खड़ी करूंगा, देखता हूं कौन आएगा रोकने। यह मानसिकता उनकी नहीं है। आज भी आप दक्षिण भारत में जाएंगे, पहली चीज तो वैली एरियाज होने की वजह से रोडें काफी सक्रिय हैं। उत्तर भारत में आपको रोडें बहुत चौड़ी मिलती हैं, लेकिन उनकी रोडें सक्रिय हैं तो उन्हें पता है, वो अपनी यूटिलिटी के हिसाब से चलते हैं। आज भी आप ज्यादातर टू व्हीलर ही देखेंगे दक्षिण भारत में। इसका मतलब यह कतई मत सोचिएगा कि उनके पास पैसा नहीं है। जब आप इकोनॉमी की बात करेंगे तो उत्तर भारत से कहीं ज्यादा आमदनी है उनकी, बस वो शो ऑफ नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी रूट्स बोलती हैं। तभी बोलता हूं मैं, अगर किसी के बारे में जानना है तो उसका इतिहास उठा के एक बार देखो, आपको उसकी रूट्स समझ आ जाएंगी कि वो इतिहास में क्या था। तो हम लोग बात कर रहे थे किसकी, कि उत्तर भारत में आपने देखा जैसे कि वैदिक कल्चर में, अभी आपने देखा हमारे वैदिक कल्चर में जो हम लोगों ने पढ़ा था, अलग अलग पोस्ट को अलग अलग नाम से जाना जाता था, वैसे ही यहां पर संगम एज में अलग अलग नाम से जाना जा रहा है। हमने वैदिक पीरियड में वर्ण व्यवस्था के बारे में पढ़ा था ना, याद है ना? वर्ण व्यवस्था जो कि हमें कहां से मिली हुई है? 10वें मंडल से मिली हुई है, ऋग्वेद के 10वें मंडल से, जिसपे हम लोगों ने 4 वर्णों के बारे में पढ़ा था। कौन कौन से वर्ण? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, इन्हीं 4 के बारे में पढ़ा था ना। उसी तरीके से यहां पर भी आप ये नहीं बोल सकते कि नाम अलग अलग है। एक्चुअली जब आप देखोगे तो हिरार्की उसी तरीके से बनी हुई है। यहां पर जब हम संगम एज को देखते हैं तो यहां पे जो राजे महाराजे हैं वो हमेशा सबसे ज्यादा श्रेय दे रहे हैं किसको? ब्राह्मण्स को। ब्राह्मण्स को यहां पर हाईएस्ट क्लास माना गया है। ब्राह्मण्स के बाद का जो वर्ग हुआ करता था वो ऐसे लोगों का वर्ग होता था जो कि सेकंड पोजीशन में माने जाते थे सोसाइटी की, जिनके पास बड़ी बड़ी जमीनें हुआ करती थी, या आप बोल सकते हो बड़ी जमीनों के मालिक होते थे, जो कि अपनी जमीनों पर कृषि कराते थे मजदूरों से। ठीक है, खुद नहीं कृषि कर रहे हैं, ध्यान रखना। इतनी ज्यादा जमीनें हैं कि वो कृषि करा रहे हैं मजदूरों से। तो ऐसा वर्ग सेकंड पोजीशन पर आता था। और ध्यान रखिएगा, बड़ी जमीनें किसके पास होंगी? राजाओं के पास। ठीक है, और राजा ही सेकंड क्लास में होने के बावजूद जो ब्राह्मण्स हैं इनको सबसे उच्च वर्ग मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि वही चीज कि जो शैली है, जो संस्कृति है, उसको जो प्रोटेक्ट करके रख रहा है वो ये क्लास प्रोटेक्ट करके रख रहा है। और इनको बहुत अच्छे से पता था कि हमारी आइडेंटिटी क्या है, हमारी कल्चर एंड शैली जो है, जिसको हम लोग द्रविड़ियन शैली बोलते हैं, हमारा बिलीफ सिस्टम। इसके बाद तीसरे नंबर पे कौन आते थे? तीसरे नंबर पे आपके आ गए हैं मर्चेंट्स, जो व्यापारी वगैरह है। सेम उसी तरीके से आप देखिए जैसे कि वैदिक पीरियड में आपने देखा ना। थर्ड नंबर पे कौन है? वैश्य, जिनका काम व्यापार करना होता था। यहां पर भी देखिए वैश्य हो गए जो कि व्यापारी हैं, साथ में जो शिकारी हुआ करते थे। इसके अलावा जो लूटपाट करने वाला
ऐसा क्षेत्र, मतलब कहने का लूटपाट करने वाला का मतलब वो मत समझिएगा कि पायरेट्स हैं, नहीं। बहुत ऐसा वर्ग हुआ करता था, कई कबीले हुआ करते थे, कई जनजातियां हुआ करती थी जो कि लूटपाट करके ही अपना जीवन यापन कर पाती थी। ठीक है, लेकिन हाथ नहीं फैला रहे हैं किसी के आगे। ठीक है, इस वजह से इनको तीसरा स्थान दिया गया है। अब चौथे नंबर पे कौन आते थे जिनको लास्ट पोजीशन पे रखा जाता था? जैसे कि आपके एग्रीकल्चर के लेबर। अब ये वाला वर्ग अपनी जमीनों पर जिससे खेती करवा रहा है, ठीक है, मतलब जो खेतों में जो लेबर है वो लास्ट में आ गए। जो मछली पकड़ने वाले हैं, ठीक है, जो कपड़े धुलने वाले हैं, जो डांसर हैं या सिंगर हैं, ये सब आपके लास्ट वर्ग में आ रहे हैं। ओवरऑल आप इस वर्ग को देखोगे, ये वर्ग सेवा कर रहा है, चाहे राजाओं की हो, चाहे साम्राज्यों की हो, चाहे सोसाइटी की हो। इस वजह से तो अगर हम ये बोले कि वर्ण व्यवस्था दक्षिण भारत में नहीं थी तो यह सरासर गलत होगा। दक्षिण भारत में भी वर्ण व्यवस्था थी, बस उसे अलग नामों से वर्णित किया गया है। ठीक है, उच्च वर्ग ब्राह्मण, उसके बाद वेल्ललार इनको बोलते थे सेकंड वर्ग को। थर्ड वर्ग जो है आपका, जो मलबार है, इनको पुरंदर्स के नाम से जाना जाता था। जो आपके ऐनर हैं, मतलब शिकारी को ऐनर बोला जाता था, और जो आपके व्यापारी हैं इनको वेनिगर बोला जाता था। बाकी यहां पर ये सारे वर्ग के हैं। तो यहां पर चतुर्वर्ण व दास व्यवस्था बस नहीं थी, आप ये बोल सकते हो। दास व्यवस्था का मतलब कि भाई कोई किसी को गुलाम नहीं बनाएगा, जबकि उत्तर भारत में इस चीज ने बहुत गंदा स्वरूप ले लिया। आगे चल के उत्तर भारत में आप देखोगे, आगे चल के जो जमींदार थे ये अंग्रेजों से मिल गए छोटे लालच के लिए, और अंग्रेजों ने इन जमींदारों को अपनी कठपुतली बना लिया। इन जमींदारों ने अपना फ्रस्ट्रेशन एक पर्टिकुलर समाज के व्यक्तियों के ऊपर निकाला जिनको शूद्र कहा गया। इन जमींदारों ने क्या किया, उन्हीं से कुएं खुदवाए। जब कुएं का पानी निकल आता था तो उनको अछूत बोल के भगा देते थे, बोल देते थे आज के बाद छू मत लेना है पानी। मतलब हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है भाई। घर में काम कराने के लिए वही व्यक्ति अंदर आ जाता था, ठीक है, लेकिन बाकी चीजों के लिए वो अछूत हो जाता था। तो जब आप उत्तर भारत में देखोगे तो ये वर्ण व्यवस्था बहुत कालिक की तरह पोती गई है। आगे चलकर बहुत सोसाइटी पे एक अलग तरीके से उभर के आई है, जो कि आज की भी डेट में हमारे देश में धब्बे की तरह है। यही तो कारण है कि कॉन्स्टिट्यूशन में उस चीज को हटाने की कोशिश करी गई, बट स्टिल आज की डेट में हम कहां हैं। आज भी आप हमारे देश के छोटे गांवों में जाइए, वहां पर गांवों में आप देख लेंगे, कोई बोल रहा होगा ये ठाकुरों का गांव है, कोई बोलेगा ये ब्राह्मणों का गांव है, कोई बोलेगा ये चमारों का गांव है। क्या है ये सब, क्या है ये सब? तो आज भी हम इसी चीज से जूझ रहे हैं। ये एक बीमारी थी, ये एक बीमारी है। हालांकि मैंने आपको वैदिक पीरियड में बताया था कि वेदों में वर्ण व्यवस्था को अलग तरीके से डिस्क्राइब किया गया, जहां पर मैंने आपको अपना एग्जाम्पल भी दिया था। ब्राह्मण का मतलब क्या होता है? टीचर, जो टीचिंग कर रहा है, जो समाज को सिखा रहा है, जिससे समाज प्रेरित हो रहा है, वो ब्राह्मण है। अब चाहे उसके नाम के आगे कुछ भी लगा हो, ठीक है। क्षत्रिय का मतलब क्या है? वॉरियर, जो कि अपने स्टेट को प्रोटेक्ट कर रहा है। वैश्य का मतलब क्या है? हर वो व्यक्ति जो अर्थव्यवस्था को चलाने का काम कर रहा है, मतलब व्यापार से जुड़ा हुआ है। और शूद्र का मतलब वो है जो कि इस सोसाइटी की सेवा कर रहा है। आप एक बात बताइए, आज अगर कर्म के बेसिस पर देखें तो मेरे नाम के आगे अवस्थी लगा है, आप ये छोड़ दीजिए, बट मेरे घर पे जो एग्जाम्पल है वो कैसे है? मैं ब्राह्मण हूं बाय कर्म, लेकिन मेरे पिताजी व्यापार करते हैं, तो वो क्या हुए? भले ही उनके नाम के आगे अवस्थी लगा है, बट आप जेन्युइन अगर वर्ण व्यवस्था के हिसाब से देखेंगे तो मेरे पिताजी ब्राह्मण नहीं है। मेरे पिताजी कर्मों के आधार पर वैश्य हैं। और मेरे भाई की अगर मैं बात करूं तो मेरा भाई डिफेंस में है, मेरा भाई इंडियन नेवी में है। तो वो क्या हुआ? वो अपने कर्मों के आधार पर, भले ही उसके नाम के आगे अवस्थी लगाए, लेकिन वो क्षत्रिय है अपने कर्मों के आधार पर। लेकिन हमने क्या किया? हमने आगे चलकर क्या किया कि भाई शूद्र का बेटा है तो वो शूद्र ही रहेगा, भले ही उसमें राजा के गुण हो, लेकिन वो शूद्र का बेटा शूद्र ही रहेगा। और क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय ही रहेगा, चाहे तलवार ना पकड़ पाए, चाहे एक कमजोर शासक है, सामने सेना देखकर चाहे पैंट गीली हो जाए, लेकिन वो क्षत्रिय ही कहलाएगा। हमने इस तरीके की व्यवस्था को जन्म दिया।
ठीक है, क्लियर है। तो ओवरऑल हमें क्या पता लगता है कि उत्तर भारत की तरह दक्षिण भारत में भी वर्ण व्यवस्था थी। नाउ जब हम वैदिक पीरियड में देखते हैं तो हमने क्या देखा था, ऋग वैदिक पीरियड में, जो सबसे पुराना वैदिक पीरियड था जहां पर ऋग्वेद लिखा गया, वहां पर महिलाओं को सम्मान दिया जाता था, पशुओं को सम्मान दिया जाता था, महिलाओं को सभा और समिति में बैठने की परमिशन होती थी, लोग उनकी बात सुनते थे। लेकिन जब हम लेटर वैदिक पीरियड में आए तो लोगों ने महिलाओं को सम्मान देना कम कर दिया। राजाओं ने महिलाओं को सिर्फ एक वस्तुओं की तरह यूज किया, अपने कुल को बढ़ाने के लिए यूज किया और उनको किचन तक ही सीमित रखा। महिलाओं को सभा और समिति की में बैठने की परमिशन नहीं दी जाने लगी। इससे महिलाओं की इंपॉर्टेंस कम होने लगी। दक्षिण भारत में भी संगम एज में दो तरीके की मैरिजेस हमें देखने को मिलती हैं। एक प्रेम विवाह, जो कि माता पिता की जानकारी के बिना कर लिया गया विवाह हुआ करता था, इसको संगम एज में कलावू के नाम से जाना गया है। जबकि दूसरी तरफ एक ऐसा विवाह जिसको आज की डेट में अरेंज मैरिज बोलते हैं, परिवार द्वारा तय किया गया जो विवाह होता है, इसको कारपू के नाम से जाना जाता है। तो ये दोनों आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। कलावू का मतलब लव मैरिज, कारपू का मतलब अरेंज मैरिज संगम एज में। अब टैक्सेशन सिस्टम कैसा हुआ करता था यहां पर, मतलब जो राजा का खजाना है उसमें पैसा कहां कहां से आता था दक्षिण भारत में। तो यह है आपकी राजा की तिजोरी। इस तिजोरी के अंदर तीन तरीके से खजाने में पैसा आता था। पहला तरीका जिसको कराई बोलते थे। कराई क्या होता था, जमीन से जो भी आपने उत्पादन किया है, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपकी जमीन 10 हेक्टेयर की है, ठीक है, क्लियर है, 10 हेक्टेयर की जमीन है, आपने 60 कुंटल गेहूं का उत्पादन किया, ठीक है, तो आपको कराई कितना देना होगा, 1/6। तो 60 कुंटल गेहूं का पैदावार हुई, बटे 6 कर दीजिए, आपको 10 कुंटल कराई देना होगा। क्लियर हो गई बात। तो पहला तो टैक्स ऐसे आता था जिसको कराई बोलते थे, जितना भी आप अपनी जमीन पर उत्पादन करेंगे उसका 1/6 देंगे। दूसरा जिसको बोलते थे उल्गू, या इसी को आगे चल के संगम के नाम से जाना गया। वैसे एग्जाम में हमेशा उल्गू पूछता है, ठीक है। अब ये उल्गू क्या होता था, ये आपका कस्टम ड्यूटी या ट्रांजिट टैक्स हुआ करते थे। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लीजिए एक नाव चलाने वाला है, ठीक है, तो नाव चलाने वाला क्या कर रहा है, इधर से उस छोर तक नदी पार करके किसी को छोड़ने जा रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए उसने लिए 10 सिक्के इस आदमी से कि 10 सिक्के दो तब उधर ले जाऊंगा पार कराने। तो उधर जैसे ही पहुंचेगा तो उधर वाला उससे 1 या 2 सिक्का टैक्स के रूप में ले लेगा। इट इज कॉल्ड ट्रांजिट टैक्स। इसी तरीके से अगर सामान ले जाना है या लाना है तो उसके लिए भी कस्टम ड्यूटी देनी होती थी। इसको हम लोग क्या बोलते थे, उल्गू बोलते थे। इसी तरीके से देन आ जाते हैं इरय। क्या होता है, इरय आपका टैक्स पेड बाई फिडेटरीज और वॉर बूटीज। मतलब कहने का यह है कि सामंतों द्वारा दिया जाने वाला कर। जो सामंत हुआ करते थे, जो एक तरीके से आप बोल सकते हो बड़े पदों पर जो हुआ करते थे, वो भी टैक्स देते थे। तो उनके द्वारा दिया जाने वाला कर क्या कहलाता था, इरय कहलाता था। और साथ में अगर किसी युद्ध में लूटा हुआ कोई धन है, ठीक है, तो मान लीजिए जैसे राजा मान लीजिए इस टेरिटरी का एक पूरा राजा है, ठीक है, क्लियर है। अब इस टेरिटरी के अंदर 4 और आते हैं नगर, ठीक है, इनके अपने अपने राजा हैं, या आप बोल सकते हो इनके अपने अपने गवर्नर हैं, ठीक है। अब ये गवर्नर जो है, इस गवर्नर ने मान लीजिए यहां पर अटैक कर दिया, तो यहां से जो भी धन लूट कर लाया हुआ है ये पूरा इसका नहीं है। इसमें से कुछ हिस्सा ये राजा के कोष में देगा, मतलब रॉयल ट्रेजरी में देगा। इसको इरय के नाम से जाना जाता था। तो चाहे युद्धों में लूटा हुआ धन हो, उसका कुछ % देना होता था। और जो बड़े बड़े पदों पर जो हुआ करते थे, जो अधिकारी, उनको सामंत बोलते थे, वो जो टैक्स देते थे, ये सब इरय के नाम से जाना जाता था। ये 3 तरीके से खजाने में टैक्स का पैसा आता था। इसके अलावा अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी, तो इस टाइम पर दक्षिण भारत में जो संगम एज में अर्थव्यवस्था थी, यह आपका पशुपालन के ऊपर आधारित थी। लोग भेड़, बकरियां, गाय, भैंस, इन सब का पालन करते थे। अपार्ट फ्रॉम दिस कृषि तो करते ही थे,
सूती वस्त्र का उद्योग का भी एक केंद्र था। अभी आपने देखा ना, चोल वंश सूती वस्त्र का व्यापार कर रहा था पूरे दुनिया में, इधर यूनान से, इंडोनेशिया से, चाइना से। ग्लोबल ट्रेड में जब हम देखते हैं तो आपको पता ही है, इन लोगों ने रोमन एम्पायर तक से ट्रेड किया हुआ है, जिसके साक्ष्य हमें मिलते हैं। तो हमें पता लगता है कि इनकी दूरदर्शिता कितनी बेहतर थी और इनकी अर्थव्यवस्था भी कितनी बेहतर थी इस पूरे दक्षिण भारत वाले रीजन में। क्लियर है इतनी बात सभी को? ठीक है, आज की बात यहीं तक रखते हैं। मानवीर का कहना है सर बैच 7 की क्लासेस बहुत कम हो रही है, टेंशन फ्री रही है। वही मैंने क्लास के शुरुआत में ही बोला था। माफ़ी चाहता हूँ, कल और फ्राइडे की क्लास नहीं हो पाई है क्योंकि फ्राइडे को टेक्निकल इशू हो गया था, और कल की क्लास इस वजह से नहीं हो पाई कि मेरा स्टूडियो शिफ्ट हो रहा है एक से दूसरी जगह पर, तो इस वजह से थोड़ी डिस्टरबेंस रहती है इस टाइम पे। बट इस वीक में हम कवर कर लेंगे इसको, जो हमारा एवरेज आ रहा है उसको हम कवर कर लेंगे। जैसे ट्रेन थोड़ी लेट हो जाती तो बाद में भगा के कवर कर लेता है ना, वो वैसे ही इस वीक में मैं आपकी सैटरडे में भी क्लास लूंगा, टेंशन फ्री रही है। और अभी क्या है, आज तो ट्यूसडे है ना, हो सकता है वेंसडे थर्सडे फ्राइडे इन 3 दिन में मैं 2-2 क्लास भी ले लूं, तो अपने आप वो कवर हो जाएगा। सर नोट्स पॉइंट वाइज लिखने हैं, आज ही ज्वाइन किया है। जिन्होंने आज ही ज्वाइन किया है या कल ज्वाइन किया है, मैं आपको बता दूं, एक बिल्कुल नया रजिस्टर लीजिए और उसमें अपने हैंड रिटेन नोट्स बनाइए, जो जो भी आपको अच्छा लग रहा है क्लास से देखने में। ठीक है, जो जो भी आपको लगता है कि आपकी कॉपी में नोट होना चाहिए, आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये तो मुझे याद रखना ही है। ठीक है सर जी, शुभम सर जी से ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं? बिल्कुल पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। यूट्यूब पे तो फ्री पढ़ा रहे हैं शुभम सर, सिलेक्शन वे जीएस जो आपका यूट्यूब चैनल है। और बैच में तो आपको मैं कराऊंगा ही कराऊंगा। मैं यहां पर पेड पे पढ़ा रहा हूं, सर वहां पर यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आज की बात यहीं तक रखते हैं। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत। शुभम का कहना है सर चतुर्वर्ण का मतलब क्या है? चतुर्वर्ण का मतलब बेटा यही जो अभी मैंने आपको बताया ना, ये वैदिक पीरियड में जो हमें ऋग्वेद के 10वें मंडल में एक सूक्त मिला हुआ है, 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है, पुरुष सूक्त। इसके अंदर 4 तरीके की वर्ण व्यवस्था का जिक्र किया गया है। तो ये जो 4 तरीके की वर्ण व्यवस्था है ना, 1 2 3 4, इसी को क्या बोलते हैं? इसी को हिंदी में चतुर्वर्ण बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, क्लियर है इतनी बात? चतुर्वर्ण का मतलब 4 वर्ण। ठीक है, चलिए, बाय, टेक केयर। कल 8:30 बजे सेम टाइम पे यहीं पर मुलाकात होगी, देन कहानी आगे बढ़ेगी। और कल वेंसडे थर्सडे फ्राइडे, देन मैं 3 दिन, पूरी कोशिश है कि मैं 3 दिन 2-2 क्लास आपकी ले लूं। ठीक है, प्लस सैटरडे को भी हो जाएगी, तो अपने आप एवरेज हो जाएगा। आप ये मान के चलो, मैंने आपको जो पहले बोला था वही होगा इस वीक, उसके आगे पीछे कुछ नहीं होगा इस वीक में। आपकी ये मान लीजिए अर्लियर मिडवल तक हम पहुंच जाएंगे, मतलब आप ये मान लीजिए टर्किश इन्वेडर्स तक हम लोग पहुंच जाएंगे, ओरिजिन ऑफ इस्लाम वगैरह आप पढ़ लेंगे इस वीक में। आप प्रॉपर मिडवल हिस्ट्री में आ जाएंगे, एंशियंट खत्म हो जाएगी इस वीक में। सौरभ का कहना है सर मेरा चैट दिख रहे हैं क्या टीचर, प्लीज बताइए। हाँ दिख रहा है आपका चैट, कोई सवाल है तो पूछिए। आज से नहीं होंगे भाई, कल से ले लूंगा। और जो दूसरी क्लास होगी वो फिर 2:30 बजे ही रख लूंगा। तो कल से 8:30 और अगले 3 दिन तक 8:30 के अलावा 2:30 में भी क्लास ले लूंगा मैं। चलिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।
एक बार फिर से बोल रहा हूं, वो स्टूडेंट जिनकी बैकलॉग है, जिन्होंने आज की डेट में या कल की डेट में क्लास ज्वाइन करी है या कोर्स ज्वाइन किया है, आप पुरानी क्लासेस जल्द से जल्द कवर करिए, ठीक है। इसी वीक में आपको कवर करनी है, मंडे नहीं होना चाहिए। अपने आप को टाइम दे दीजिए कि संडे तक हर हाल में कवर कर लेंगे। देख डालिए, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में देखिए, कोई दिक्कत नहीं है।